हाय, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है आप जोरों शोर से कर रहे होंगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट आइए हम आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो इससे पहले हम 15 क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो आपके सामने है। हम 15 क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं। 3 वीडियो जो है वो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा, वहाँ जाके वीडियो देखें और कमेंट्स करें। बाकी जो आप समझ सके वो कर सकते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बात करता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग रेफर्स टू डैश डाइवर्जेंट थिंकिंग रेफर्स टू, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्या रेफर करता है, क्या बताता है, क्या है उसका मतलब, और डाइवर्जेंट थिंकिंग का क्या मतलब है। अब जानते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग में एक एक महदूद थिंकिंग है। इसमें हम को जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को जो जिन जिन इंसान के पास कन्वर्जेंट थिंकिंग की कैपेसिटी होगी वो किसी प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन से सॉल्व कर सकता है। लेकिन जिस इंसान के पास डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा वो किसी प्रॉब्लम को कई सॉल्यूशन निकाल सकता है प्रॉब्लम को। मिसाल तौर पर कोई मैथ का प्रॉब्लम एक इंसान को आप दे दें, जिसके पास कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा वो उस मैथ के प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम से सॉल्व करेगा, एक इससे। जिसके पास कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी वो उस मैथ के प्रॉब्लम को कई तरह से सॉल्व कर सकता है। यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब हुआ कि एक इंसान आउट ऑफ बॉक्स, बॉक्स से बाहर सोचता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचता है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है रेफर्स करता है वन सॉल्यूशन को, एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो रेफर करता है मेनी सॉल्यूशंस को। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग्स इन्वॉल्व फाइंडिंग वन वेल डिफाइंड एंड करेक्ट सॉल्यूशन। वो वन वेल डिफाइंड, एक अच्छा और करेक्ट सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का एक बेहतर और करेक्ट सॉल्यूशन निकालता है कन्वर्जेंट थिंकिंग में। एक वन 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 की बात है, एक। इट इज लॉजिकल, ये लॉजिकल होता है, फोकस्ड होता है एंड सिस्टमेटिक होता है। ये जो जो जिन लोगों के पास कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है वो लोग लॉजिक होते, लॉजिकल होते हैं, बात लॉजिक की बात करते हैं, फोकस्ड होता है वो, और उसके पास वो सिस्टमेटिक ढंग से बात करता है, कोई काम सिस्टमेटिक ढंग से करेगा। लेकिन जिसके पास कन्वर्जेंट थिंकिंग की कैपेसिटी होगी, द कन्वर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग मल्टीपल यूनिक सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम। जिसके पास कन्वर्जेंट थिंकिंग होगा वो किसी प्रॉब्लम को यूनिक, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो यूनिक देगा, ऐसा सॉल्यूशन जो कोई नहीं दे सकता है, और मल्टीपल सॉल्यूशन जनरेट कर सकता है वो। इट इज क्रिएटिव, ये लोग क्रिएटिव होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं एंड फ्री फ्लोइंग होते हैं। ये फ्री फ्लोइंग होते हैं, ये कोई सिस्टमेटिक काम नहीं करता है, फ्रीली काम करता है, आउट ऑफ बॉक्स काम करता है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले लोग। इसीलिए जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो मेनी सॉल्यूशंस, एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस दे सकते हैं, और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं वो एक सॉल्यूशंस के, एक प्रॉब्लम्स के एक ही सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन वो वेल डिफाइंड देते हैं, अच्छे तरीके से देते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अरेंज द फॉलोइंग इज असेंडिंग ऑर्डर टू टेलर मॉडल। आपने टेलर मॉडल को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपने जो मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया हूं तो उस क्वेश्चंस को आपने जरूर देखा होगा, टेलर मॉडल को। और जब आपने देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि मैं बार बार ये बात करता हूं, जो टेलर मॉडल्स हैं वो टेलर करिकुलम मॉडल जो है वो टेलर जो है वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मॉडल है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, वो फोकस करता है ऑब्जेक्टिव पर, इसीलिए टेलर मॉडल को 4 स्टेप ऑब्जेक्टिव मॉडल भी कहते हैं। वो कहता है कि पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स करो और सारा सिस्टम इस तरह से अरेंज करो ताकि हम उस ऑब्जेक्टिव को पा सके, टेलर मॉडल। इसलिए पहले जो, जब हम टेलर मॉडल को पढ़ेंगे जिसमें पहला जो ऑप्शन होगा, पहला जो होगा वो होगा पर्पस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का पर्पस क्या है, वही ऑब्जेक्टिव, गोल क्या है एजुकेशन का, पहला फर्स्ट। जब आप इतना समझते हैं तो क्वेश्चन बन गया। यहाँ देखिए बी, एक ही में बी है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका आंसर ये हो जाएगा बी नंबर। क्लियर, खत्म। पर्पज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का पर्पज क्या है, तब ये बात करता है। जब एजुकेशन के पर्पज को हम डिफाइन कर लेंगे तब एजुकेशनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू पर्पज, जो पर्पज हमने तय किया, जो ऑब्जेक्टिव हमने तय किया, जो गोल गोल हमने तय किया, उससे रिलेटेड जो है वो एजुकेशनल एक्सपीरियंस
को हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो है उस एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करेंगे, और तो उसके बाद हम एवेल्युएट करेंगे कि क्या वो ऑब्जेक्टिव जो है हमने अचीव किया या नहीं किया। इसलिए पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा पर्पज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द पर्पज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस एंड एवेल्युएशन ऑफ पर्पज। तो टेलर मॉडल जो है याद रखिएगा इस बात को। आइए आगे इसको और अच्छे से समझते हैं। द टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, जो करिकुलम डेवलपमेंट का जो टेलर मॉडल है, क्रिएटेड बाय राल्फ टेलर इन 1949, मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूं, इज ए स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू डिजाइनिंग एजुकेशनल प्रोग्राम। इट इन्वॉल्व्स 4 बेसिक स्टेप, इसमें चार जो है वो बेसिक स्टेप है। पहला है कि डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कीजिए, या पर्पज या उसे गोल, कुछ भी कह सकते हैं आप। ऑब्जेक्टिव डिफाइन कीजिए, पर्पज डिफाइन कीजिए, या गोल डिफाइन कीजिए। इसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल है जो ऑब्जेक्टिव उसको आइडेंटिफाई करते हैं, दैट स्टूडेंट्स शुड अचीव बाय द एंड ऑफ द कोर्स और एजुकेशन, ताकि स्टूडेंट जो है उस ऑब्जेक्टिव को, उस गोल को जो है एजुकेशन के कोर्स के या एजुकेशन के एंड तक जो है उसको अचीव कर सके। इस तरह के ऑब्जेक्टिव, इस तरह के गोल्स जो है पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, चूज द एक्टिविटीज एंड मटेरियल्स, एक्टिविटीज को या मटेरियल को चूज करते हैं दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स अचीव द ऑब्जेक्टिव, जो वो एक्टिविटीज, वो मटेरियल्स को हम चूज करते हैं ताकि जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। जब हम सिलेक्ट कर लिए लर्निंग एक्सपीरियंस को तब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। अरेंज द एक्टिविटीज एंड मटेरियल्स, उस मटेरियल्स को, उस एक्टिविटीज को अरेंज करते हैं इन ए सीक्वेंस में दैट मेक सेंस एंड बिल्ड्स अपॉन ए प्रीवियस लर्निंग। उसको सीक्वेंशियली वे में एक्टिविटीज को, मटेरियल्स को जो है हम अरेंज करते हैं। इवेल्युएट करिकुलम, अब उस करिकुलम को इवेल्युएट करें, यानी कि एसेस वेदर द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। हम ये एसेस करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने जो ऑब्जेक्टिव तय किया था उसको हमने एसेस किया, अचीव किया या नहीं किया। इस बात के लिए हम उसको करिकुलम को इवेल्युएट करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स है इसके, टेलर्स, राल्फ टेलर्स के करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल का। क्लियर ना? इसमें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। पहले पर्पस फर्स्ट, सेकेंड जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस है उसको देखेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि हमने क्या, जो पर्पस हमने तय किया था, फिक्स किया था, उसको हमने अचीव किया या नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कहता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इज प्रोसेस इन्वॉल्व इन। इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होता है? आपको, अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो आप इसको सेकेंड में मारेंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में, दैट्स इट, खेला खत्म। और हम सर्वे रिसर्च की बात कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर चुके हैं, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च की बात हम कर चुके हैं। बार बार करके हम आपको परेशान करना नहीं चाहते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। क्लियर ना? तो आइए और थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीजों को कि इन हिस्टोरिकल रिसर्च में इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म आर 2 क्रूशियल मेथड्स। ये 2 महत्वपूर्ण मेथड्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। किसका? हिस्टोरिकल रिसर्च का। यूज टू इवेल्युएट, इसका इस्तेमाल करते हैं इवेल्युएट करने के लिए द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ सोर्स से, जो सोर्स जो हमने इकट्ठा किया, जो डेटा हमने इकट्ठा किया, जिस सोर्स से डेटा हमने इकट्ठा किया, उस सोर्स के रिलायबिलिटी और उसकी वैलिडिटी जानने के लिए हम इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म करते हैं। This methods help historians determine the authenticity and credibility of documents, artifacts and other evidence. ये जो methods हैं, internal and external criticism जो methods हैं, इस methods से जो historian है, जो रिसर्चर है, उसको हेल्प मिल पाता है ताकि वो ऑथेंटिसिटी पता कर सके, क्रेडिबिलिटी पता कर सके उस डॉक्यूमेंट का, उस आर्टिफैक्ट का, उस एविडेंस का, जो चीजों, जो एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट, जो आर्टिफैक्ट जो है उसने अपने रिसर्च के दौरान जो है कलेक्ट किया है। तो अब ठीक है ना? तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होता है? एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म
इसमें क्या करते हैं, द एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द ऑथेंटिसिटी, याद रखिए इस बात को, ऑथेंटिसिटी। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है उसमें हम एग्जामिन करते हैं, जांच करते हैं ऑथेंटिसिटी को ऑफ हिस्टोरिकल सोर्स, जो हिस्टोरिकल सोर्स आपने लिया है उस सोर्स का ऑथेंटिसिटी जांच करते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। इट फोकस ऑन फिजिकल एंड फैक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक of the documents artifacts to determine if it is genuine and not forgery। ये जो है इस बात पर ध्यान देता है जो फिजिकल या फैक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आया है फिजिकली, जो आपके सामने है, फिजिकली या फैक्चुअली डॉक्यूमेंट आपके सामने है, उसी कैरेक्टरिस्टिक को देखता है कि वो डॉक्यूमेंट या वो आर्टिफैक्ट जो है वो जेन्यून है या नहीं, या जेन्यून है या वो फर्जरी है। इस बात को देखता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। और इंटरनल क्रिटिसिज्म, इंटरनल क्रिटिसिज्म जो है, इंटरनल क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व एवेल्युएटिंग द कंटेंट, याद रखिए इस बात को, कंटेंट, कंटेंट को एवेल्युएट करता है कि जो डॉक्यूमेंट आया उसके अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट ठीक है कि नहीं है, ऑफ ए हिस्टोरिकल सोर्स, जो हिस्टोरिकल जो सोर्सेज आए हैं उस सोर्स के अंदर जो कंटेंट है वो कंटेंट ठीक है कि नहीं है। इफ इट इज एसेस द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, ये बात याद रखिए, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी को वो चेक करता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ऑथेंटिसिटी को, ऑथेंटिक है कि नहीं है, और इंटरनल रिलायबल और एक्यूरेट है कि नहीं है, द इंफॉर्मेशंस विद इन द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट में जो इंफॉर्मेशंस है वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, इस बात को देखता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। और लास्ट में एक बात बताता हूं कि जो इंटरनल क्रिटिसिज्म जो है वो फोकस करता है कंटेंट पर, कंटेंट पर ऑफ द सोर्स, जो सोर्स है उसके कंटेंट पर फोकस करता है। और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है वो फोकस करता है कॉन्टेक्स्ट पर, कॉन्टेक्स्ट पर, सोर्स, सोर्स के कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, और सोर्स के कंटेंट पर फोकस करता है इंटरनल क्रिटिसिज्म। क्लियर ना? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोरिकल रिसर्च। इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च में हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, बाकी मैंने बात कर चुका हूँ सर्वे वीडियो में आपके पहले। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और 1 2 3 नहीं 50 बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्केल है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, अलग किसी तरह से घुमा के इसको पूछा जाता है। यहाँ पूछा है लिस्ट 1 में नॉमिनल रखा है, लिस्ट 2 में रखा है उसके कैरेक्टरिस्टिक। लिस्ट 1 में है नॉमिनल स्केल ए। आप जानते हैं कि नॉमिनल स्केल जो है वो सबसे लो स्केल है ना। इसमें जो हम क्या करते हैं, इसमें हम कैटेगरी में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं चीजों को नॉमिनल स्केल में, है ना। चीजों को कैटेगराइज डिवाइड करते, जैसे कि मैरिड, अनमैरिड, इंडियन, अमेरिकन, है ना, कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मेल, फीमेल, कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी 2 कैटेगरी हो 3 कैटेगरी हो, कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो नॉमिनल स्केल्स में हम असाइनिंग नंबर्स टू कैटेगरी, जो नंबर्स होते हैं उसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, इंडियन, अमेरिकन, जापानी, कैनेडियन, वटेवर जो भी हो। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 1 का 3। और जब 1 का 3 हो गया तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बच गया आपको ये और ये। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कितना इजी है। और आप जानते हैं एक बात और, वो बात आप ये जानते हैं कि जो रेशियो है, रेशियो स्केल में ट्रू जीरो होता है, और इंटरवल में ट्रू जीरो नहीं होता है। ये बात आपको पता है। और आपको ये पता है कि ऑर्डिनल स्केल्स में चीजों को रैंक बनाते हैं, ऑर्डर बनाते हैं, लेवल में बनाते हैं, ऑर्डर में 1 2 ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 रैंकिंग करते हैं, ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग करते हैं। इसलिए इसका पहला हो जाएगा, पहला बी का फर्स्ट। ऑर्डिनल स्केल्स ऑर्डर में सजाते हैं चीजों को। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप आराम से इजीली वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ए का 3 है तो बी का फर्स्ट, ये आंसर हो गया आपको। क्लियर है ना। इंटरवल स्केल जो है, इंटरवल स्केल का इसका हो जाएगा स्केल ऑफ इक्वल यूनिट्स। जो इंटरवल स्केल है उसको हम इक्वल यूनिट्स, यानी कि जो इंटरवल होते हैं वो इक्वल ही होना चाहिए। और रेशियो स्केल जो है उसमें ट्रू जीरो होता है, ट्रू जीरो रेशियो स्केल में, ट्रू जीरो। तो इसका हो जाएगा सेकेंड और इसका हो जाएगा फोर्थ। हो गया, खेला खत्म।
टॉपिक एंड बन गया। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से देख लेते हैं, चीजों को समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। नॉमिनल स्केल, नॉमिनल स्केल, ए नॉमिनल स्केल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, नॉमिनल स्केल मेजरमेंट का सिंपलेस्ट फॉर्म है, यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसका इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्वांटिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव में नहीं, क्वांटिटेटिव रिसर्च में। इट क्लासिफाइज डेटा इनटू कैटेगरीज, ये जो है डेटा को कैटेगरी में क्लासिफाई करता है, और लेबलिंग में, कैटेगरीज में या लेबलिंग में, जैसे कि जेंडर, मेल और फीमेल, ये कैटेगरी है, जेंडर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, मेल फीमेल। जैसे कि मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड, मैरिटल स्टेटस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, मैरिड और अनमैरिड। नेशनलिटी, नेशनलिटी को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, इंडियन, अमेरिकन, कैनेडियन, एक्सेट्रा। that do not have an inherent order और रैंकिंग, इसमें ना तो ऑर्डर होता है ना ही रैंकिंग होता है। नॉमिनल स्केल्स में ऑर्डर और रैंकिंग नहीं होता है, कैटेगरी होता है। चीजों को दो कैटेगरी में, तीन कैटेगरी में, चार कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, रैंक नहीं देते। और वही ऑर्डिनल स्केल्स में, ऑर्डिनल स्केल्स में, ऑर्डिनल स्केल्स इज ए टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल दैट कैटेगराइज डेटा इनटू ऑर्डर, जो डेटा को जो कैटेगराइज करते हैं वो ऑर्डर में करते हैं, ऑर्डर में, लेवल में, रैंक में करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में कि अगर हम आपको कोई सर्वे करते हैं, जो अगर कस्टमर जो है उससे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन अगर आपको देखना होता है, तो आप एक बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, चेक लिस्ट, उसमें लिखते हैं ना वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, ये क्या है, रैंक है ना, ऑर्डर है ना। उसके बाद इंटरवल स्केल, इंटरवल, एन इंटरवल स्केल इज ए टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल दैट हैज इक्वल इंटरवल, इक्वल, या ये प्रॉब्लम, ये चीज जो है आपको समझा देगा बातों को, दो चीजों के बीच इक्वल इंटरवल होना चाहिए। इसीलिए जब इक्वल इंटरवल होगा तो इसलिए जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, ट्रू जीरो नहीं होगा, ट्रू जीरो, नॉट ट्रू जीरो पॉइंट नहीं होगा। क्यों? जब जीरो होगा तो इक्वल इंटरवल होगा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मिसाल के तौर पर IQ स्कोर का अगर देखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन IQ स्कोर 100 and 110 is the same as the difference between IQ स्कोर 110 and 120, यानी कि 100 और 110 IQ स्कोर में वही डिफरेंस है जो 110 और 120 IQ स्कोर में है, वही डिफरेंस है। यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है। और रेशियो स्केल जो है, रेशियो स्केल इज टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल दैट हैज बीन इक्वल इंटरवल बिटवीन वैल्यूज, यहां भी वैल्यू के बीच इक्वल इंटरवल होता है, लेकिन ट्रू जीरो पॉइंट के साथ, ट्रू जीरो पॉइंट के साथ। तो ये है, थोड़ा सा आप इसको दिमाग में रखेंगे, चीजों को देखेंगे, जो पॉइंट है उसको नोट कर लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर, 1 का 3, यानी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे चीजों को, 2 को रैंक करेंगे, ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग होता है, इंटरवल स्केल में देखेंगे तो जो स्केल ऑफ इक्वल यूनिट्स, जो चीजों को इक्वल यूनिट्स में हम करते हैं, और जो रेशियो स्केल है उसमें हम ट्रू जीरो शामिल करते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जानते हैं कि द वर्धा एजुकेशन कमीशन, द वर्धा एजुकेशन कमिटी ऑफ द सेंट्रली एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE, Secondary Advisory Board of Education, that recommended increasing expenditures on education was chaired by, जो वर्धा एजुकेशन कमेटी था जिसको सेंट्रली एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के जरिए जो है लाया गया था, तो उसने रिकमेंडेड किया था कि जो एक्सपेंडिचर है, जो स्कूल में जो एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाए। तो इसके चेयर कौन थे, चेयर पर्सन कौन थे? तो वो थे जाकिर हुसैन, उसके थे जाकिर हुसैन। क्लियर? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि द वर्धा एजुकेशन कमिटी ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का एक हिस्सा था वर्धा एजुकेशन कमिटी, विच रिकमेंडेड इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जो एजुकेशन है उसमें एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने की बात उसने कहा,
was chaired by जाकिर हुसैन। इसको जाकिर हुसैन साहब ने इसको चेयर किया था। The recommendations made by this committee laid significant emphasis on promoting basic education and vocational training in India। ये जो कमिटी था, उसकी कमिटी का रिकमेंडेशन था कि उसने जोर दिया था कि जो जो बेसिक एजुकेशन है इंडिया में, जो बेसिक एजुकेशन है, उस बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की थी, और साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की थी कि वोकेशनल ट्रेनिंग मिलना चाहिए। तो इस तरह से हमारा आंसर है जाकिर हुसैन इसका। वर्धा एजुकेशन कमेटी CABE डेट रिकमेंडेड किया था कि एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने का, इसके चेयर जो थे वो जाकिर हुसैन। तो इस तरह से हमारा 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 21 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक। वीडियो देखते रहें, चीज़ों को नोट करते रहें, पढ़ते रहें, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि जितना आप जानते हैं आपसे ज़्यादा आपका दोस्त जाने। पता नहीं सही बात है कि नहीं है, इसलिए आप इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।